और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी शहबाज शरीफ साहब को कि मुल्क की इकानमी तबाह हो रही है। जब कदम उठाया गया तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। देखिए जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 100 रुपए से डॉलर जो है वो 60 रुपए पे पहुंचा था, और ज़रा सा बढ़ता तो वो डिटरमिनेंट थे 60 रुपए पे रखने पे। 10-20 पैसे बढ़ता था ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की वो लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब इस स्थिति से निकालने का कोई भी जरिया नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो हुकूमत चल रही है वो बिल्कुल फेल है, नकारा है, क्योंकि उससे कुछ भी संभल नहीं रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो जितने भी अब फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैरूनी ताकतें जैसे अमेरिका, IMF, इनके इशारों पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के इशारों पे अगर पाकिस्तान को स्टेबल किया जा सकता है। जबकि इमरान खान ने सीधा सीधा आके इन्हीं के साथ बैरवाई और दुश्मनी पाल ली थी। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की आवाम और पूरे पाकिस्तान को इसी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर तेल के बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रशिया से भारत तेल ले रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया, और कब कैसे अब ईरान भी रशिया से तेल लेने लग गया। जबकि पाकिस्तान पे अभी भी अमेरिका का प्रतिबंध है कि वो रशिया से तेल न ले। तो कहीं ना कहीं इनकी चाटुकारिता और इनकी जो घुटने टेकने की नीति है वो सीधी की सीधी सामने आ गई। इनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल पस्त है। और तो कैसे ये डिबेट कर रहे हैं आज बैठ के फॉरेन पॉलिसी के बारे में और दूसरे देशों के डील्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डॉलर खरीद रहे थे और बैंकों वाले जो गड़बड़ कर रहे थे, बैंक वाले डॉलर खरीद के रख लेते हैं जब प्राइस बढ़ रही है और जारी करना बंद कर देते हैं, जो ज़रूरतमंदों को भी नहीं देते। तो उन्हें जब सख्ती की गई तो चंद दिन में मामला ठीक होना शुरू हो गया। एक दूसरा फैक्टर ये है मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूँ कि इसमें गैर मुल्की मुलव्वस हो सकते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और सब जानते हैं कि किसकी ये कैपेसिटी है। तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के लिए डॉलर ख़रीदे गए, और ज़ाहिर है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद रहना चाहते हैं, ये गैर मुल्की ताकत जो है। सही। तो लेकिन जब वो सख्ती की गई और सट्टेबाजी को रोक दिया गया, सट्टा ये है कि भाई डॉलर लेके रख लें और जारी न करें, ज़रूरतमंद को न दें, तो लोगों ने भी ज़ाहिर है मौके से फ़ायदा उठाया। जो खुद गर्ज लोग होते हैं ऐसे वक्त में मुल्क का मफाद तो नहीं सोचते। अगर फौरी तौर पे वो यहाँ बैठे पंजाब हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी शहबाज शरीफ साहब को कि मुल्क की इकानमी तबाह हो रही है, जब कदम उठाया गया तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। देखिए जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 100 रुपए से डॉलर जो है वो 60 रुपए पे पहुंचा था, और ज़रा सा बढ़ता तो वो डिटरमिनेंट थे 60 रुपए पे रखने पे। 10-20 पैसे बढ़ता था ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक दफ़ा 1 रुपया बढ़ गया तो फौरी तौर पे हंगामी मीटिंग की गई, और जो 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 इक़दामात ज़रूरी थे निगरानी की गई, मनी एक्सचेंज वालों की भी और बैंकों की भी, और हर एक को मैसेज दिया गया कि ये नहीं हो सकता। वो विजिलेंट रहना पड़ता है। फिर ये है कि जब हुक्मरान ख़ानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हों और मुल्क से पैसे भेज रहे हों तो नतीजा ज़ाहिर है। सही है, ठीक है। अब कुछ क्रिप्टो करेंसी की भी बात करते हैं अरुण साहब। ईरान के हवाले से है कि उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी का क्यों किया? ये तो आलमी मालियाती करेंसी नहीं है। सिर्फ ये वाक़या नहीं हुआ कि ईरान ने डिजिटल करेंसी इस्तेमाल किया, वाक़यात और भी बहुत हो रहे हैं। देखिए इंडिया खरीद रहा है, बेपनाह तेल खरीद रहा है रूस से, कोयला भी खरीद रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें खरीद रहा है, और अदायगी हो रही है एशियाई करेंसियों में, चीनी करेंसी में, भारतीय करेंसी में, रूसी करेंसी में। इसी तरह इसलिए कि वो अमेरिका और वो रूस और चीन अब इस पर डिटरमिनेंट हैं कि डॉलर को कमज़ोर किया जाए। इस वक्त तो वक्ती तौर पर डॉलर गेन कर गया है, लेकिन इस पे इन्हिसार ना हो आलमी मईशत का। तो रूसी तो बिल्कुल तुले हुए हैं, चीनी भी यही चाहते हैं, तो उनके ईरान एक तरह से उनका हलीफ है ना। तो अगर इंडियंस जो मजबूर हैं अपने माशी मफादात की वजह से, तो ईरानी तो ज़ाहिर है ज़्यादा आज़ाद हैं। और अमेरिका ने जो तारीख़ी गलतियाँ की हैं, कभी अमेरिकी मौरख इस पर पछताएँगे, इस पर लान तान करेंगे अपने लीडरों पे कि वो ईरान के साथ मुस्तकिल दुश्मनी का रवैया है।
तो वो क्रिप्टो करेंसी में इसलिए, डिजिटल करेंसी में इसलिए कि डॉलर पे निसार न करना पड़े। इसका फायदा अमेरिका को पहुंचेगा और वो ये कह रहे हैं कि आइंदा और भी इसको फरोग देंगे इस सिलसिले को। जी, तो पाकिस्तान इसके ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहा अरुण साहब? ये पाकिस्तान में तो अपना रूस से तेल नहीं खरीद रहे, कोयला नहीं खरीद रहे और कोई चीज़ नहीं खरीद रहे। उन्हें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इसका उन्हें मौका नहीं दे रहे। आप ईरान से गैस नहीं खरीद रहे और ख़रीदते हैं तो पाइपलाइन के ज़रिए नहीं, दूसरे ज़राए से मंगवाते हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप तो खौफजदा है इस वक्त जो हुकूमत है। इमरान खान का जुर्म तो यही था ना कि वो रूस गया और वो खारजा पॉलिसी में एक तरह की वसअत पैदा कर रहा था। तो ये तो इनके लोगों में मफादात हैं। बरतानिया में इनकी जायदादें बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, हत्ता कि सेंट्रल एशिया में हैं और जगहों पे हैं। ये तो इन लोगों के अपने मफादात हैं। ये कैसे कोई बड़ा जरूरतमंदा ने, ये तो ज़रा सी नाराज़गी भी गवारा नहीं कर सकते अमेरिका की। वो इशारा भी कर दें तो ये फौरन कबूल करने में, चीन के साथ ताल्लुकात की सतह गिरा दी है इन्होंने। सही, ठीक है। अब जरा बिजली के हवाले से अरुण साहब, कराची के अंदर बिजली फी यूनिट 11 रुपए से ज़्यादा महंगी हो गई है, तो क्या इसका इम्पैक्ट दीगर सूबों पे भी आएगा? यहाँ पर भी इसके असर नज़र आएंगे हमें? उसका असर तो कराची में ही होगा ना जहाँ बड़ी है, मगर यहाँ भी तय है कि बिजली की कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाएंगे। अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिर रही हैं और अगर गिर के $80 पे आ गई तो ये समझिए कि आपकी मईशत का मसला बुनियादी तौर पे हल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बिल तो आपका फ्यूल का ही है। सही। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारी कोई 30 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, 30 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है ये इसकी शमसी तवानाई की, और 1 लाख यूनिट हवा से पैदा की जा सकती है। लेकिन मजाल है कि उसकी तरफ ज़रा भी तवज्जो दें। काम वो करते हैं हमारे फैसला करने वाले जिसमें कोई ज़ाती फ़ायदा हो। सिर्फ मैंने आपसे कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि IT पे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जाए तो विद इन ए फ्यू ईयर्स 15 से 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। उस पर नहीं काम कर रहे। छोटे छोटे जब लोग हों तो छोटे छोटे ज़ाती मफादात हों तो वो कोई बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। सही, ठीक है। अब कुछ जेनेरिक क्वेश्चन है अरुण साहब जो मौजू से हटकर हैं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TLP बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है, क्या इंडिकेशंस हैं? क्या आइंदा इलेक्शन में वो KPK से हिस्सा लेंगे TLP वाले? इत्तलात ये हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके साथ इंतखाबी अलायंस होगा और मजहबी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं, मकामी ग्रुप और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो भी शामिल हो सकती हैं और किसी तरह भी PTI का रास्ता रोका जाए। यही पंजाब में करने की भी कोशिश करेंगे और फसादात भी कर सकते हैं, हंगामा राय भी कर सकते हैं इलेक्शन के इल्तवाक के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हारून साहब, कुछ बारिशों वाला मामला है, वो गुज़िश्ता रोज़ भी हमारा पेंडिंग रह गया। बलूचिस्तान के हवाले से दोबारा इंडिकेशंस हैं, तबाही आ सकती है, सैलाब आएगा। बारिशों के हवाले से जो मौजूदा फसलें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, ये तो एक ऐसा मौजू है, इतने मुख्तसर वक्त में बात नहीं हो सकती। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मसाइल हैं। बलूचिस्तान में तो थिन पॉपुलेशन है, एक बड़ी वजह है, और कोई तैयारी की नहीं थी। इतला तो 2 महीने पहले से थी, हमने भी एक प्रोग्राम में बात की थी, कुछ ट्वीट्स भी इस पर किए थे। कराची में ये है कि एक ऐसी पार्टी बरसर इक़्तिदार है जो कराची से नफरत करती है, जो नाले साफ नहीं करते। 200 नाले हैं, 200, और कुछ बड़े नाले हैं। जब ये बात मालूम थी कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो सफाई तो की जा सकती थी। उसके लिए कोई खरबों रुपए तो दरकार नहीं है, उसके लिए बहुत थोड़ी सी मशीनरी दरकार है, चंद हफ्तों की मेहनत दरकार थी। पंजाब में ये है कि यहाँ भी प्लानिंग कभी नहीं की गई। देखिए, एक स्टडी की थी, पतन एक NGO उन्होंने की थी बहुत पहले, कि सरगोदा में मुजफ्फरगढ़ से 3 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि बारिश सैलाब मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादा था। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यहाँ दरियाए झेलम और चिनाब के किनारे पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन थी। 90% एरिया में कल्टीवेशन थी और वहाँ कोई 30% थी मुजफ्फरगढ़ में। तो बाकी और इंतजामात करने होते हैं, जिस इलाके में सैलाब का ख़तरा हो वहाँ
जो छोटी कश्तियाँ फराहम करनी होती हैं रबड़ की, उसमें से कोई चीज़ कभी की नहीं गई, कभी प्लान नहीं किया गया। एक बहुत पहले, आज से कुछ 40 साल पहले एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कि सैलाब के नतीजे में सिर्फ ज़िला लाड़काना में इतना नुकसान हो जाता है कि अगर वो रुपया सैलाब को रोकने के लिए उसके उसके नुकसानात को कम करने की मंसूबाबंदी पे और इंतजामात पे खर्च किया जाए तो पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारी बराए नाम रह जाए। ठीक है, चलिए। कालाबाग डैम है, कालाबाग डैम जो है वो अगर बन चुका होता तो इस कदर सैलाब आ ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो लोगों को उकसाया गया, उन्हें मौका दिया गया और इसके पीछे दुश्मन ममालिक थे, उसमें बाद लोग इस्तेमाल हुए। उसमें शुरू में आइडिया ये था कि पख्तूनख्वा के लिए